कैसे हैं आप लोग। आज के स्पृता पहचान क्लासेस में मैं आई हूँ शेड्यूल के अनुसार किसलय भाग 2 क्लास 9। एक्चुअली यह हिंदी के 7th की मुख्य हिंदी की पुस्तिका है, क्लास 7 की, और मैं 9-10 का सत्र लेके आती हूँ। तो यह क्लास 9 NRB के बच्चों का यानी उर्दू के बच्चों का चलता है हमारे बिहार बोर्ड में। ठीक है, आज मैं लेके आई हूँ पाठ 14 हिमसुख, जो कि एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही संदेश देने वाली कहानी, जो किनके द्वारा रचित है, शंकर शेष द्वारा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय, फिर पाठ परिचय, उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शंकर शेष जी के परिचय से। शंकर शेष आधुनिक हिंदी के 60वीं पीढ़ी के प्रसिद्ध नाटककार। ठीक है, तो 60वीं क्या होता है? 1960 के बाद जो रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य में आई उसे क्या कहा गया? 60वीं। ठीक है, तो इसके ये प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने नाटक के अलावा और भी बहुत सारी विधाओं में लेखन किया, लेकिन इनका मुख्य परिचय किससे प्राप्त होता है? नाटककार के रूप में। इन्होंने 20 से भी अधिक नाटक लिखे जो बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका एक सबसे प्रसिद्ध नाटक एक और द्रोणाचार्य सबसे प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने हिंदी फिल्म में कहानी लेखन का भी कार्य किया। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम नागोराव शेष था और माता सावित्री देवी। ठीक है, इनकी जो विधाएं थी वो मैंने अभी बताया कि नाटक के साथ साथ इन्होंने अन्य विधाओं में भी लिखा, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जो कि उन्होंने फिल्म के लिए लिखा, और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने का भी इन्होंने काम किया। इनका विषय था, इनकी जो रचनाएं थी उनकी विषय वस्तु क्या थी? समकालीन जीवन की समस्याएं। क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य में 60वीं के बाद जितने भी रचनाकार हुए उन्होंने जो समकालीन समस्याएं थी उस पर विशेष ध्यान दिया, नहीं उसके तरफ हमारा विशेष मतलब कि रुख किया और उसके बारे में हमें आगाह किया। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं बंधन अपने अपने, जो इनका पहला नाटक था, जिसका मंचन वाराणसी के शिल्पी संस्था द्वारा 1988 में हुआ था। इसके अलावा एक और द्रोणाचार्य, मायावी सरोवर, पोस्टर, घरौंदा, रक्तबीज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य में नए नए प्रयोग और नए नए मतलब रचनाओं को देने के लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें नाटक घरौंदा एवं दूरियों के लिए, पहले जो उन्होंने दूरियां लिखी थी नाटक के रूप में लिखी थी, ये आपको स्पष्ट कर दूं, इनके लिए उन्हें आशीर्वाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त है। साथ ही साथ फिल्म दूरियां नाटक इतनी प्रसिद्ध हुई और इतना पसंद किया गया लोगों के द्वारा कि उन्होंने फिल्म में उसे कहानी का भी रूप दिया। तो फिल्म में दूरियां कहानी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका निधन 28 अक्टूबर 1981 श्रीनगर कश्मीर में हो गया। तो ये इनका पूरा परिचय हमने दिया शॉर्टकट में, लेकिन पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए पाठ परिचय, हिमसुख में क्या बातें आती है, चलिए आइए बच्चों, अब पाठ के माध्यम से हम इस पाठ को जाने। हिमसुख। इस पाठ में एक तोते का नाम होता है जो मुख्य किरदार में यहाँ पर किरदार निभाता हुआ नजर आता है। यह कहानी जो है बहुत ही अच्छा संदेश हमें देती है। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे, तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार हैं, यानी किसमें कैसी बुद्धि है और कौन सही रूप से फैसला ले सकता है।
नहीं, ताकि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया जा सके। तीनों बेटे में सही रूप से कौन राजा आगे बन सकता है, इसको जांचने के लिए वह तीनों राजकुमारों को बुलाता है। ठीक है, और उससे कहता है कि मान लो अगर मैं अपने जीवन में सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सज़ा दी जानी चाहिए। इसमें बड़े लड़के ने कहा कि उसकी गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा कि मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। मगर तीसरा लड़का चुप रहा। उससे जब दोबारा पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे विचार से यह सच है कि ऐसी कसूर की सज़ा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सज़ा देने के पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच में दोषी है कि नहीं। इसी से एक बहुत बड़ा संदेश हमें प्राप्त होता है। किसी के मामले में जो हम सोचते हैं कि वह गलत है या वह गलत काम कर रहा है, तो सबसे पहले हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यह किसी काम के संदर्भ में भी हो सकता है, किसी से हमारा मनमुटाव अगर किसी बात पे हो जाए तो भी हमें सही बात का पता लगाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा संदेश इस कहानी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और इस बात को साबित करने के लिए छोटा राजकुमार एक कहानी सुनाता है, तोते की कहानी, जो विदर्भ देश के राजा का अनोखा तोता है। उस तोते का नाम ही हिमशुक है। वह महल में पालतू पक्षी रहता है और बड़े ही प्रेम भाव से निडर होकर वह घूमता है और वह इतना बुद्धिमान है कि राजा भी उससे सलाह मशविरा करते हैं और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। एक दिन जंगल में तोते को उसके पिता से भेंट हो जाती है और पिता के आग्रह करने पर कि माँ भी तुम्हें देखकर खुश होगी, उसे बुलाता है कि अगर मौका मिले तो माँ से मिलने कभी घर आ जाओ। तो फिर वह कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए अपने राजा से इजाज़त लेनी होगी। नहीं, और फिर वह इजाज़त लेता है और 15 दिन वापस आ जाऊंगा, ऐसा कहकर वह विनती करता है राजा से माँ से मिलने के लिए, घर जाने के लिए, और उसे इजाज़त भी मिल जाती है। और जब 15 दिन घर में रहता है, 15 दिन बीतने के बाद वह एक कर्तव्यनिष्ठ तोता है, कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक है अपने काम के प्रति। तो वह कहता है अपनी माँ से अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है, मैंने 15 दिन की ही इजाज़त ली थी। तो उसके जाने से लोग दुखी होते हैं, लेकिन उनका पिता सोचता है कि राजा को कुछ भेंट दी जाए, इतना बड़ा राजा है, कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप भेंट किया जाए। तो उसे फिर अमर फल की बात याद आती है और एक पहाड़ी से वह अमर फल लाकर एक फल तोड़कर वह तो हिमशुक को देता है, यानी अपने बेटे को देता है जो तोता है, कि जाओ यही सबसे अच्छा भेंट है। और हिमशुक भी खुश हो जाता है क्योंकि वो राजा से बहुत प्यार करता है। अगर ऐसा हो गया तो अमरफल का एक विशेषता है कि उसको खाने से आदमी कभी मरता नहीं और सदा जवान रहता है, स्वस्थ रहता है। तो तोता उस फल को लेकर जाता है। जाने के क्रम में अंधेरा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो वह सोचता है किसी एक डाल में बैठकर रात गुजारी जाए, सुबह चला जाएगा। तो वह फल को कहाँ रखे, तो फल को एक वृक्ष के कोटर में रख देता है कि सुबह उठ के लेके चला जाऊंगा। संजोग से उस कोटर में वो जो कोटर का स्थान था वो सर्प का था, सांप का था। तो जब सांप लौट कर आता है तो उस सोचता है कि यह कोई फल है, खाने के लिए वह दांत गड़ाता है उसमें, और उसको स्वाद अच्छा नहीं लगने के कारण उसे वह फेंक देता है। लेकिन दांत गड़ाने से उस फल में उसके जहर का अंश चला जाता है। वह विषैला सांप था तो विष उसका उसमें जहर उसमें चला जाता है। सुबह जब वह अपने राज्य को चल पड़ता है, राज्य पहुंचता है, तो भेंट स्वरूप वह राजा को भेंट करता है। वह भी बहुत खुश होता है, उसके बारे में बताता है कि अमर फल है, तो राजा भी खुश होता है। तो इतना मतलब कि अमर फल खाने के लिए वह एक राज दरबार घोषित करता है कि नहीं, इस फल को एक सबके राज परिवार के सदस्यों के बीच खाया जाए और इसकी महत्ता बताई जाए। तो इस संदर्भ में जब वह फल खाने के लिए तैयार होता है तो उसे मुख्यमंत्री टोकता है कि बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। तो वो ये सही मानते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे को फेंक कर देते हैं।
और कौवा जैसे ही उसे खाता है वह मर जाता है। तो यहाँ पर यह शक की बात हो जाती है कि हिमसुक उन्हें मारना चाहता था, जबकि यह बात सच्चाई नहीं थी। नहीं, तो वह तुरंत ही बिना सोचे समझे उसकी गर्दन को उड़ा देते हैं और हुक्म दे देते हैं कि इस जहरीले फल को नगर के बाहर किसी गड्ढे में दबा दिया जाए। लेकिन प्रकृति का कमाल देखिए कि उस फल को ज़मीन में दफना दिया गया और वहाँ से जो बीज अंकुरित हुए बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते वह पूरा पेड़ बन गया और कुछ समय बाद पेड़ पर बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गए। तो अब जब पेड़ बड़ा हो गया तो उन्होंने कटवाने का इजाज़त नहीं दिया, सिर्फ हुक्म दिया कि चारों ओर एक बाड़ बना दिया जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए ताकि उस जहरीले फल को कोई ना खा सके। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे जो बहुत असहाय थे और बहुत उम्र के इस पड़ाव पे थे कि अपना काम मतलब भोजन बनाने का काम, यहाँ तक कि भीख मांगने का काम भी वह नहीं कर सकते थे, वो कमज़ोर हो गए थे। तो इसी दुख से, इसी कष्ट से उन दोनों ने सोचा कि चलो अब मरना ही सही है, अब कोई देखभाल करने वाला नहीं है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो मरना ही सही है, चलो जहरीले फल को खाकर दोनों मर जाते हैं और इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। और रात में चुपके से वह बूढ़ा पहरेदारों की नज़रें बचाकर 2 फल तोड़ लाता है और उसको खाकर सो जाता है कि अब मुझे मरना ही है। लेकिन सुबह चमत्कार हो जाता है, सुबह वह देखता है कि वह खुद को जिंदा पाता है और पहले से स्वस्थ जवान पाता है, उसकी चुस्ती और ताकत लौट जाती है। राजा जब ये अनोखी बात सुनता है तो उसे पछतावा होता है कि हिमसुक तो वास्तव में अमर फल ही लाया था, लेकिन उसे सबने दरबारियों ने हमने खुद मिलकर उसे मृत्यु फल बना दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। नहीं, तो इससे वह बहुत पछताता है। यहाँ इस बात से साबित हो जाती है इस कहानी के माध्यम से कि पहले सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए, तभी ऐसा कुछ करना चाहिए। उन्हें तो पता चल गया कौवे के मरने से कि इसमें जहर है, लेकिन जहर कैसे मिला, किस तरह मिला, इस तरह इसकी घटना का पता राजा को जरूर लगाना चाहिए। लेकिन वो बिना सोचे समझे हिमसुक की गर्दन मरोड़ देते हैं, अर्थात मार देते हैं, जिससे कि एक बुद्धिमान और जो परम दोस्त वह खो देते हैं। नहीं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख। तो सर्वप्रथम आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि जो इसकी घटनाएं हैं और जो बातें हैं और जो संवाद इसमें कहे गए हैं एक दूसरे से, वो आपको पता चले, ताकि आप सही रूप से प्रश्न का उत्तर कर सके, क्योंकि प्रश्न में ये सब बात आएंगे आपके सामने। तो सर्वप्रथम आप इसके प्रश्न को इसके मतलब कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न अभ्यास के माध्यम से मैं आपको इशारा कर दूं कि कैसे यह बनेगा, ठीक है। प्रश्न अभ्यास पहला, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो हमने अभी कहानी के प्रसंग में आपको बताया कि वह मतलब कि जो अवध के राजा थे वह तीनों राजकुमारों की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वह जानना चाहते थे किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों का क्या विचार है। ऐसा वह इसलिए चाहते थे ताकि उनकी जो बुद्धि है और क्या कर उसके प्रति वह क्या विचार उसके सामने होता है, वह किस तरह का विचार देते हैं, उससे उसकी बुद्धि का भी पता चलेगा और ताकि बाद में सही रूप से वह राजकाज को चला सके, इसका भी उसको पता चल जाएगा सही रूप में, यथार्थ रूप में, ताकि उसे उत्तराधिकारी बनाया जा सके, ठीक है। दूसरा, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे? हाँ, तो हमने कहानी के प्रसंग में देखा हिमसुक राजा के लिए भेंट लाया था अमर फल के रूप में, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ गई क्योंकि रास्ते में क्या कहते हैं फल को कोटर में रखने के कारण उसमें एक सांप ने उसमें अपने दांत गड़ा दिए थे, जिससे कि वह अमर फल विषैला हो गया था, वह मृत्यु फल बन गया था। और जब क्या कहते हैं राजा के खाने से पहले जब मुख्यमंत्री द्वारा यह सलाह दी गई तो किसी जानवर को खिलाया जा, तो कौवे के खिलाने पर वह तुरंत मर जाता है, जिससे मतलब बिना सोचे समझे राजा
हिमशुक को की गर्दन मरोड़ देते हैं अर्थात उसे मार देते हैं। तो वह तो बेचारा भेंट लाया था कि उसका राजा सदा जीवित रहे, जवान रहे, चुस्त रहे, लेकिन यह बात उल्टी हो गई। ठीक है। तीसरा, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? तो आप कहानी जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि राजा ने उसने तीसरे बेटे को युवराज इसलिए घोषित किया क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था कि किसी दोषी को सजा देने के बारे में, तो उसमें वह विचार जानना चाहते थे कि तीनों का विचार क्या है, सही रूप से क्या है, यथार्थ में क्या होना चाहिए, नहीं और किसके अंदर संवेदना है, कौन सही बात का फैसला ले सकता है, यह जांचने के लिए वह परीक्षा लेता है। और इसमें वह अब सबसे तीसरे बेटे को उसमें क्या समझता है, सबसे योग्य समझता है, क्योंकि वह जो फैसला लिया तुरंत उसने नहीं लिया, उसने सोच विचार कर फैसला लिया और कहा कि ठीक है, इसका मृत्युदंड ही होना चाहिए, विश्वासघाती की सज़ा मृत्युदंड होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले यह पता लगा लेना चाहिए कि वह सच में दोषी है या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है ताकि हमसे कोई गलती ना हो, भूल से भी हमसे भूल ना हो। इसी वह उसे योग्य समझते हैं, उस राजकुमार को हर तरह से योग्य समझते हैं, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, इसीलिए वह तीसरे बेटे को युवराज घोषित करते हैं। ठीक है। चौथा, निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किससे कहे? तो इसके लिए अभी तुरंत मैंने आपको कहा, आपको पूरी कहानी पढ़ लेनी है। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। यह प्रस्तुत पंक्ति में यह क्या कहते हैं, हिमशुक के पिता ने हिमशुक से कही है। आप कहानी पढ़िएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ख नंबर, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। यह बात हिमशुक ने राजा से कही। ग नंबर, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। तो आप कहानी में देखिएगा, मुख्यमंत्री ने राजा से कहा। घ नंबर, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच में अपराधी है या नहीं। यह तीसरे बेटे ने अपने पिता से कही, अवध नरेश से कही। ठीक है। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प के सामने निशान लगाए। हिमशुक एक नाम है, कौन था वो? जानवर था, आदमी था, जंगल था या पक्षी था? ठीक है, पक्षी का। किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? तो किसके पास था? अवध देश के राजा के पास। हिमशुक रात में कहाँ ठहरा था? पेड़ पर ठहरा था, नहीं, अंधेरा हो जाने के कारण। जहरीले फल को राजा ने क्या किया? गड्ढे में दबवा दिया, नहीं। आप कहानी में देखिएगा। पाठ से आगे, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? तो ये साधारण सी बात है। इस कथा में यह संदेश भी प्राप्त होता है, किसी को सजा देने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वह सही में दोषी है कि नहीं। तो यहाँ राजा को भी वही करना था कि वो जान गया कि उसमें जहर है, लेकिन हिमशुक उसमें जहरीला फल लेके आया था कि वह सही फल था, अमर फल था। इस बात की जांच राजा को जरूर कर लेनी चाहिए थी। दूसरा, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा? तो यहाँ पर अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कहानी के माध्यम से पता चला, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट है कि वहाँ पर कोटर में वहाँ पर फल में दांत गड़ा दिया गया था। ठीक है। तीसरा, कल्पना कीजिए कि आप हिमशुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर मैं हिमशुक हूँ, पक्षी हूँ, अगर मुझे सब चीज़ की बुद्धि है, या मैं कोई व्यक्ति के रूप में हूँ, जब वार करने के लिए कोई हाथ उठाता है तो एक बार चाहे विनती करके ये बात जरूर कहनी चाहिए कि हे राजा, मैं आपका परम मित्र हूँ या परम समर्थक हूँ। अगर आप कोई आपका अपना है तो आप उसके साथ यह कह सकते हैं कि इसकी सच्चाई की जांच कर ली जाए, फिर मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दे। ठीक है, यह बात की पहल होनी चाहिए। तो ये आपका अभ्यास था। अब व्याकरण पोर्शन में हम देख ले। पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें ने का प्रयोग हुआ है।
तो कर्ता या इसमें ने का प्रयोग किस में होता है? कर्ता के साथ, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है कर्ता ने। आप इस कहानी में देखिए और किसके साथ ने का प्रयोग दिखाई पड़ता है, ये आपके लिए छोड़ा मैंने। दूसरा, निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ युग्म वाले शब्द हैं, आपको उससे वाक्य बनाना है। साथ साथ, राम और उसका मित्र साथ साथ मेला गया। ठीक। 2-4 रुपये गरीब को दान देने चाहिए। 1-1 बच्चा यहाँ पर नृत्य कर रहा है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चा, 1-1 का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक बच्चा। पूरा पाठ याद करो, यानी पूरी तरह से अपने पाठ को याद करो। बढ़ते बढ़ते उसकी आमदनी दुगनी हो गई है। ठीक है, यहाँ वाक्य बन गया। यानी कि जो भी वाक्य बनाने के लिए शब्द दिया जाए उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जो हम वाक्य बनाएं तो उसका क्या मतलब है वह बात स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं आपको। पहला, जो किसी के विश्वास को ठेस पहुँचाए उसे क्या कहते हैं? विश्वासघाती। राजा का लड़का क्या कहलाता है? राजकुमार। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार कौन होता है? उत्तराधिकारी। मौत की सजा, मृत्युदंड। किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला, कृतघ्न। जो उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। और किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो आपका शब्द दिया हुआ है, ये आपका आंसर हुआ। गतिविधि, नीचे की वर्ग पहेली में 20 विशेषण है, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, या आड़े तिरछे भी हो सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है। देखिए आपको कितना नॉलेज है और कितनी जल्दी 20 विशेषण को आप ढूंढ सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये बात है, ये ज़रूर करिएगा। तो ये आपका अभ्यास भी ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।